चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं हूं ज्योति मंडराल आपके साथ। पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी से की खास मुलाकात। और देश में चल रहे चुनावी मौसम के बीच हमारे संवाददाता प्रवीण ने भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता व नई दिल्ली से मौजूदा सांसद व प्रत्याशी मीनाक्षी लेखी से की खास बातचीत। इंडिया टाइम 24 ने मीनाक्षी से कई ऐसे सवालात किए जिनका सरोकार राष्ट्रीय हित से है। आइए देखते हैं ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज सुनिए नेताजी में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे साथ है नई दिल्ली से मौजूदा सांसद और प्रत्याशी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बेबाक वक्ता मीनाक्षी लेखी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, लोकसभा चुनाव का दंगल लगातार चल रहा है। 3 चरणों के चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं। क्या कहता है रुझान? क्या जो ऐतिहासिक जीत 2014 में मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, वही जीत मिलने वाली है? उससे बेहतर मिलने वाली है, क्योंकि 2014 में लोगों ने दूर से सुना था कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने इलाके में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद किस प्रकार से उन्होंने काम किया और संगठन को भी ताकत दी ताकि जो चुने हुए नेता हैं वो उन सब स्कीम्स को ज़मीन तक उतारें और कैसे क्रियान्वयन होता है उसका एक बहुत बड़े उदाहरण स्थापित किए हैं, जिसके कारण से मुझे लगता है कि आने वाले समय में और बढ़त और बेहतर रिजल्ट आने वाला है। मीनाक्षी जी, इन 5 सालों में कई और राज्यों में भी चुनाव हुए। छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, वहाँ वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो आप ये किस बेस पर कह रहे हैं कि वही ऐतिहासिक जीत एक बार और फिर मिलने वाली है, या फिर कहीं और काम करने की जरूरत है बीजेपी? देखिए, काम करने की ज़रूरत हमेशा होती है। चुनाव की तरह लड़ा जाता है और जो राज्यों के रिज़ल्ट हैं उसमें जो हमारे देश का जो जनता है वो बहुत समझदार है। उनको अपनी उनकी समझदारी पे हमें भी नाज है। वो अच्छी तरह समझते हैं कि राज्य में कई और कारण रहते हैं, कभी एंटी इनकम्बेंसी रहती है, लेकिन देश का नेतृत्व किसको देना है वो इस बात को भी भली भांति समझते हैं। उनको म्यूनिसिपल चुनाव, विधानसभा चुनाव और संसद के चुनाव का अंतर स्पष्ट रूप से मालूम है। बिल्कुल, देश की जनता जो है समझदार हो चुकी है। जनता ये भी समझ रही है कि जो साध्वी प्रज्ञा है लगातार जो है बयानबाजी कर रही है। चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया, लेकिन बीजेपी ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। क्या इससे लगता है कि छवि कहीं ना कहीं पार्टी खराब हो रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि निजी तौर पर जो दर्द उस व्यक्ति ने झेला है, अगर वो दर्द कोई भी महिला खास तौर पर अगर जान ले और अपने नज़दीक से देख ले, इवन पुरुष, क्योंकि मुझे याद है निर्भया कांड जब हुआ था तो बहुत सारे पुरुषों ने उस मुहिम को ज्वाइन किया था। तो किसी भी महिला के ऊपर बेरहमी से अत्याचार किया जाए, मुझे नहीं लगता कि पुरुष वर्ग भी उसको एक्सेप्ट करता है, उसको मान्यता देता है। तो जो साध्वी प्रज्ञा के साथ हुआ वो वही बयान कर रही हैं, लेकिन इलेक्शन के अपने नियम हैं और उन नियमों का पालन, और वो कोई बहुत राजनीतिज्ञ व्यक्ति तो है नहीं, वो तो एक साध्वी जैसी महिला है। उनको राजनीति और बात और बेबागी से अपनी बात कहना, वो सब उनका व्यक्तित्व का अंतर है। जिस तरह जो जीत आपको 2014 में मिली थी, क्या उससे बेहतर मिलने वाली? 100% उससे बेहतर जीत मिलेगी, और उसका कारण वापस वही आता है, ले देकर देश की जनता समझदार है और इस राज्य की जनता खास तौर पर अधिक समझदार है। तो मेरा ये मानना है कि उनको मालूम है कि ये संसद के चुनाव हैं, सबको समस्याएं रोज की झेलनी पड़ती हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन साथ ही उन सब के साथ वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमने अपने क्षेत्र में बहुत ईमानदारी के साथ पिछले 5 साल में काम किया है और उसका क्रियान्वयन की रिपोर्ट सबके पास है। और क्षेत्र की जनता को भली भांति पता है कि हमारी चिट्ठी गई थी, उनकी चिट्ठी पे क्या काम हुआ, किस सरकार के द्वारा काम किया गया, किस सांसद ने इंटरेस्ट लेके काम किया। तो पहले लोगों ने खाली टीवी पे सुना था, और क्योंकि मैं इस क्षेत्र से हूँ तो बचपन से अब तक लोग मुझे जानते हैं, तो इस बार
बढ़त मिलेगी और पहले से कहीं अधिक बढ़त मिलेगी। आपके लोकसभा के अगर मुद्दों की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? देखिए, जहाँ तक मुद्दों का विषय है तो कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर मैंने अपने क्षेत्र में काम ना किया हो। स्वास्थ्य, पर्यावरण, हॉर्टिकल्चर, लाइब्रेरीज, बाकी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम, इधर लाइट नहीं है उधर लाइट नहीं है, ये सब। लेकिन मेरे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप हैरान होंगे, वो पानी है। और पानी में मतलब पीने का पानी और सुएज, वो दोनों प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो सब दिल्ली सरकार के तहत आता है और एक सांसद होने के नाते मैं उसमें सीधे तौर पे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन सांसद होने के नाते जब वो विषय चला संसद में तो केंद्र सरकार के माध्यम से हमने 900 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा बजटरी एलोकेशन जो है दिल्ली सरकार को लेकर दी है। लेकिन बावजूद उसके मुझे नहीं मालूम कि उस पैसे को कहाँ खर्च किया गया, कैसे खर्च किया गया, क्या पॉलिसी क्रियान्वयन हुआ, और वो क्रियान्वयन की ही दिक्कत है। और मेरा लगातार दिल्ली सरकार से आग्रह बना रहा, बहुत सारी जगहों के लिए मैंने कहा होगा कि यहाँ पानी साफ़ नहीं है, यहाँ पे प्लांट लगना चाहिए, यहाँ पाइप बदलने चाहिए, यहाँ पे पानी पहुँचना चाहिए, वाटर रिजर्वायर्स बनने चाहिए। कई जगह जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई थी जैसे CPWD, तो वहाँ रिजर्वायर बना के हमने सेक्टर 2, मतलब जिस इलाके में आप बैठे हैं अभी, सोचिए इस इलाके के एक सेक्टर के अंदर पीने का पानी नहीं था, पाइप्ड वाटर नहीं था, ग्राउंड वाटर से लोग चल रहे थे। ऐसे ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उससे बड़ा तो हिंदुस्तान में कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है, एम्स के स्टाफ क्वार्टर्स के अंदर पाइप्ड वाटर नहीं था। केजरीवाल जी हर जगह हर सभा में ये कह रहे हैं कि दिल्ली सबसे ज़्यादा टैक्स देती है केंद्र सरकार को और बदले में बाकी राज्यों से कम बजट मिलता है दिल्ली सरकार। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो फाइनेंस बजट है उसके मुताबिक 42% इनको उसका हिस्सा मिलता है। उसके अलावा दिल्ली को और बहुत सारी ग्रांट्स मिलती हैं जो किसी राज्य को नहीं मिलती, यूटी स्टेटस होने के माध्यम से। और जहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हैं वहाँ पर वैसे ही बहुत सारे काम जो है कर दिए जाते हैं और हो जाते हैं। एयरपोर्ट से लेके बाकी सब चीज़ें जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। ये बेबयानी है, इस बेबयानी का कोई इलाज नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, इन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि देश में स्वराज आएगा, एक किताब निकाली थी स्वराज लेकर, उसमें कहा था कि लोकल बॉडीज़ का बजट हम 20%, अपने बजट का 20% उनको देंगे ताकि उनकी ताकत और क्षमता बढ़े। अभी तक इन्होंने 5वां फाइनेंस कमीशन लागू नहीं किया। चौथे फाइनेंस कमीशन के मुताबिक भी अगर म्यूनसिपल बॉडीज़ 12 से 13% मांग रही हैं तो उनको 7 से 8% भी टाइम पे नहीं मिल रहा। आप म्यूनसिपल बॉडीज़ MCD अगर है तो वो दिल्ली की MCD है ना, भले ही दूसरी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं उसमें, पर MCD तो दिल्ली की है, दिल्ली वासियों के लिए है। कूड़ा उठाना उनका काम है, कूड़े का ट्रीटमेंट उनका काम है। कहाँ से करेंगे आप पैसे नहीं देंगे तो वो अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे, दूसरे को काम नहीं करने दे रहे। आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ा घपला ही कहूँगी, इन्होंने एक ऐप बनाई थी जिसमें कहा था कि MCD उठाएगी गीला कूड़ा, घर का डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह, और ये लोग सारा CND वेस्ट उठाएंगे। आपको याद है बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर, मेरा ख्याल 100-200 करोड़ होर्डिंग पोस्टरबाजी पे खर्च कर दिया होगा। लेकिन ना तो वो ऐप काम कर रही है, वो ऐप का क्या हुआ हमें नहीं पता। और दिल्ली की सड़कों के ऊपर जितना कूड़ा आप देखते हैं वो कूड़ा नहीं, मलबा है, CND वेस्टेड, मकान टूटने बनने की वजह से जो बचता है वो है, उसको उठाने का किसकी जिम्मेवारी है। और PWD का बजट 15,000 करोड़ है, जबकि MCD तीनों मिला के 900 करोड़ है। बड़ा खुलासा आप कर रही हैं और आपके सवाल हम ज़रूर पहुंचाएंगे उन तक जब भी मुलाकात होगी। राष्ट्रीय राजनीति अगर बात करें कि राहुल गांधी जिस तरह से मोदी को घेरते हैं, हर बार चौकीदार चौर है, राफेल पर घेरते हैं, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी उन्होंने घुमा फिरा कर बताया और उसके बाद खेद प्रकट भी किया, तो इससे कितना फ़ायदा होने वाला है पार्टी को, क्योंकि उनकी छवि खराब हुई। देखिए, छवि खराब करना हमारा काम तो नहीं है और छवि सुधारना भी हमारा काम नहीं है।
लेकिन जो संवैधानिक संस्थानों की बेइज्जती करने पे तुल जाए, उनके ऑर्डर्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम करे, हर एक के प्रति इस तरीके का अविश्वास पैदा करने का काम करे, वो विषय तो हम जनता के बीच ज़रूर लेके जाएंगे। लेकिन एक वकील होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति प्रशासनिक रूप से सक्षम है, जो भी देश की नीतियों को समझता है, प्रशासन को समझता है, वो इस बात को भी अच्छी तरह समझता है कि देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थान है, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान है या बाकी कोर्ट्स हैं, उनका अवमानना नहीं की जाती, उनके बारे में इस तरीके की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि वो राजनीतिक है, उनका राजनीति से कुछ लेना देनी है। सरकारें आती हैं जाती हैं, नेता बनते हैं जाते हैं, लेकिन कोर्ट के जजमेंट्स ऐतिहासिक रूप से किताबों में लिखकर चलते हैं और उनके आधार पर देश की बाकी प्रशासनिक प्रक्रिया चलती है। उसकी अवमानना तो मेरा ख्याल बहुत ही ये दो तरीके के लोग कर सकते। एक तो वो जो कि बहुत ही दबंग हो, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको ये मन में आए अरे एक सुप्रीम कोर्ट क्या चीज़ होती है, या वो व्यक्ति जो निहायत क्या शब्द इस्तेमाल करूं, जिसको समझ कम है, जिसको ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानी व्यक्ति कि कोर्ट वोट उनको कुछ पता ही नहीं, उनको कंटेम्प्ट नाम की चीज़ नहीं पता। आप जिस भी नज़रिए से देखें, मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति कि आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकता है, ये तो जनता पूछेगी ना। इसका जवाब जनता देगी, बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। अगर बात करें मीनाक्षी लेखी की, तो अपनी लोकसभा में तो सक्रिय है ही हैं, साथ ही अब की बार मोदी सरकार को लाने के लिए पार्टी को कितना सहयोग कर रही हैं? देखिए, अब की बार मोदी सरकार को लाने के लिए तो जो पहले काम किए हैं वो तो किए ही हैं, और देश भर में जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाती है वहाँ जाते भी हैं, करते भी हैं। संकल्प पत्र से लेके बाकी जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो दिए हैं। अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आया था संकल्प पत्र से पहले, 72,000 का वादा किया गया, उसके बारे में क्या कहें? यही अंतर है उनके और हमारे मैनिफेस्टो में। उन्होंने 35 हमने हटाने की बात की, उन्होंने रखने की बात की है। उन्होंने 370 रखने की बात की, हमने हटाने की बात की है। उन्होंने लॉ ऑफ सिडिशन हटाने की बात की है कि सिडिशन मतलब आप देश के टुकड़े करो, कहो कुछ करो, वो कहते हैं हम वो कानून हटा देंगे। तो अंतर है। और जो 72,000 करोड़ देने की, 72,000 रुपया देने की बात है, तो मुझे लगता है मजाक ही है। जैसे इन्होंने किसानों से वायदा किया था कि तुम्हारा ऋण माफ़ हो जाएगा, तो ऋण माफ़ नहीं हुआ, क्योंकि झूठ बोलना, गुमराह करना एक प्रवृत्ति बन जाती है और हर बार चुनाव में अब तक चल जाती थी, अब नहीं चलने वाली, क्योंकि जनता को काम की आदत हो चुकी है। वो अब वायदों पे नहीं जाकर वो देखते हैं आपने क्या काम किया और उसी काम के आधार पर अपने निर्णय लेते हैं। मीनाक्षी, एक पत्रकार के तौर पर मैं हर जगह घूमता हूँ, एक चीज़ मैंने देखी, विपक्ष जहाँ भी होता है वो 15 लाख के मुद्दे को उठाता है, वो 2 करोड़ नौकरियों के मुद्दे को उठाता है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान थर-थर नहीं कांपा। तो इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान थर-थर कांपा ये सब जानते हैं। कोई आँख पे चश्मा लगा के गलत नंबर का बैठा हो तो मैं इलाज उसका नहीं करवा सकती, क्योंकि किसी ने तय ही कर लिया कि मेरा नंबर 1 है तो मैं 10 नंबर पहनूंगा, या 10 नंबर है तो मैं 1 पहनूंगा। तो उनकी आंखें कमज़ोर हैं, मैं इलाज नहीं करवा सकती, उनको इलाज खुद करना होगा। दूसरी बात, आपने कहा नौकरियों की, तो एक बात आप मुझे बताइए कि जहाँ पर सड़क 28 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बन रही हो और पहले 3 या 4 किलोमीटर, तो नौकरी नहीं, बिना काम के वो काम हो रहा है क्या? नौकरी के बिना काम हो रहा है। वहाँ आपको इंजीनियर्स चाहिए, कर्मचारी चाहिए, जेसीबी चलाने वाले चाहिए, ट्रक चलाने वाले चाहिए। कहते हैं पढ़े लिखे लोगों को पकोड़े बेचने के कहते हैं मोदी। देखिए, इनकी बेवकूफ़ानी हरकतों के जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, और ना ही जिस तरीके की नीतियों ने इस देश को पढ़ाई लिखाई दी है। अगर देश में BA MA करने से नौकरी मिलती तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो है, लेकिन उसका जो हुनर है वो हुनर नहीं है। मुझे JCB ड्राइवर्स चाहिए, क्योंकि JCB ड्राइवर को शुरुआत में 25 से 30 हज़ार रुपया महीने की नौकरी मिलती है, और वो व्यक्ति को स्किल आना चाहिए और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है, 6 महीने की ट्रेनिंग है। और JCB ड्राइवर्स जहाँ हज़ारों की संख्या में चाहिए, तो आपने
बीए पास बना दिए, बीए वो भी पास कोर्स से, जिसकी नौकरी आपके पास नहीं है। उसी प्रकार से आपको अगर नया मकान बनाते हैं, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ मकान बने हैं, तो बिना प्लम्बर के बन गए, बिना इलेक्ट्रिशियन के बन गए। आपको इस देश में प्लम्बर्स की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिशियंस की ज़रूरत है। तो पढ़ा लिखा आदमी साथ में अगर हुनर प्राप्त कर लेता है, प्लम्बिंग का काम सीख लेता है। देखा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी जो वादा था वो पूरा किया है मोदी सरकार? काफ़ी उससे ज़्यादा ही किया होगा। और उसके मगर दुख की बात यह है कि केवल सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती, स्वरोजगार भी नौकरी है। और स्वरोजगार के माध्यम से जब आपने 17 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया, तो उस मुद्रा लोन से नौकरी नहीं बनी, वो पैसा कहाँ उड़ा? अगर पैसा हाथ में आता है तो पहले तो खर्चोगे ना, खर्चोगे तो सामान लेके आओगे, दाल रोटी सब्जी लेके आओगे, मशीन चलाओगे, और वो सब तो सामान के लिए मिला है। किसी को ब्यूटी कल्चर के लिए मिला, किसी को सिलाई मशीन चलाने के लिए मिला, किसी को इलेक्ट्रिशियन की दुकान खोलने के लिए मिला, किसी को जूता मरम्मत का काम करने के लिए मिला, किसी को कुम्हार को चाक मिला बिजली का। तो वो क्या रोज़गार नहीं है? तो ये जो रोज़गार की परिभाषा है, कहीं ना कहीं उसको सुधारने का भी विषय है, जो मेरे को लगता है कि सरकार आने वाले समय में एक टेक्निकल रूप से ज़रूर ठीक करेगी। और इतने सारे लोग जो इंश्योरेंस और ईएसआई में जुड़े, साफ तौर पे उतने लोगों का जुड़ने का मतलब है कि नौकरियां बनी है ना। एक और प्रश्न था 15 लाख का। 15 लाख अगर आपको 28 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से सड़क मिली, आपके जनधन के खाते के अंदर सब्सिडी का पैसा सीधे तौर पे आया, आपको कॉमन सर्विस सेंटर जिसकी संख्या इस देश में 2000-2500 कितनी थी, वो बढ़कर 3 लाख हो गई, तो वो पैसा आपको आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा मिल गया, आपको 2 लाख रुपए से लेकर बाकी पेंशन मिल गई, आपके खाते में पैसा आ गया। तो मेरा ये मानना है कि 15 लाख से कहीं ज़्यादा, और शौचालय आपके घर में बन गया, आपको प्रधानमंत्री आवास में मकान मिल गया, तो आप टोटल हिसाब लगाएंगे ना, तो वो 15 लाख से कहीं ज़्यादा का हिसाब बैठता है। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। राम मंदिर का मुद्दा हर घोषणा पत्र में होता है, लेकिन जो बीजेपी के आलाकमान नेता हैं वो बोलते हैं कि मंदिर बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताते हैं, वो कब तक? अच्छा, आप बताएं, कैसे बताएं? अब जवाब दें। मंदिर का मुद्दा जो है हर चुनाव में उठाया जाता है। चुनाव से मंदिर के मुद्दे का लेना देना डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली विचार व्यवस्था से ज़रूर है। विचार व्यवस्था के आधार पर हमारा ये नैतिक कर्तव्य हम मानते हैं कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि भारतीयों की आस्था का प्रश्न है और उसमें कोई कोताही हम नहीं बरत रहे। और वहाँ पर केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब आप मुझे जिनेउधारी शिव भक्त की पार्टी क्या कहती है उसका जवाब दीजिए। हम तो कहते हैं मंदिर बनाएंगे, वो क्या कहते हैं मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, उनका क्या कमिटमेंट है? और वही जिनेउधारी शिव भक्त की जो बाकी लोग हैं, कपिल सिब्बल जैसे वकील, वो रोड़े अटकाते हैं सुप्रीम कोर्ट में मंदिर नहीं बनने देने के। तो ये सवाल मेरे से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी तो स्पष्टता है कि मंदिर वहीं बनना चाहिए। हम मंदिर बनाएंगे भी, जो लड़ाई जिस भी लेवल पे लड़नी है हम लड़ेंगे। कि हमारे दर्शकों को आप बताएं, 12 मई को जब दिल्ली में मतदान हो तो किन चीज़ों को ध्यान में रखकर उन्हें मतदान केंद्रों पर जाना चाहिए? सिर्फ एक ही ध्यान, जैसे अर्जुन के लिए मछली की आँख ध्यान थी, तो आप सब दिल्ली वासियों को ध्यान एक ही होना चाहिए कि 12 मई का दिन होगा और चुनाव कमल चुनाव चिन्ह होगा, और जब आप कमल पे वोट डालेंगे तो आपकी जो क्षेत्रीय प्रत्याशी है मीनाक्षी लेखी, उसको उसके माध्यम से आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपना वोट पहुंचाएंगे। और जैसे राम सेतु में गिलहरी ने काम किया था, तो आप वो समझ लीजिए कि मीनाक्षी लेखी भी वही गिलहरी का काम कर रही है, भगवान राम के काम को आगे बढ़ाने के लिए, कि इस देश की जो सफलताएं हैं वो सफलता शिखर तक पहुँचे
और हम सब मिलकर उस काम को आगे बढ़ाएं। मीनाक्षी जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ नई दिल्ली से मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी जी, जिन्होंने अपने 5 साल का पूरा ब्यौरा दिया और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बात की। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए विषय पर। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।